अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब का जो अब प्रोजेक्ट एकदम से वाइंड अप लाने में जो तेज़ी आई है, इसमें कुछ पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्कों का भी बहुत किरदार है, जिन्होंने पाकिस्तान में ये अब फ्यूचर के उस सब के लिए ज़मानत मांगी है कि इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट अब रियासत दिखाए कि वो किस तरफ खड़ी है, क्या डील करना है नहीं करना है, और इमरान खान साहब के होते हुए स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हम उन ममालिक का और उनके ये तमाम कन्वर्सेशंस का आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। इसके अलावा ये जो ISPR की तरफ से कोर कमांडर्स की खुसूसी मीटिंग का जो एलामिया जारी हुआ है और जिसमें कहा गया है कि जो फ़ौज के जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, यानी कि कोर कमांडर हाउस हो गया, कैंट में तोड़ फोड़ हो गई और GHQ पर हमला हो गया, उनका यानी कि PTI के वर्कर्स का जो आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत ये उनका ट्रायल हो सकता है और उसका अंदिया दिया है और उसकी मंजूरी अब पंजाब की हुकूमत ने दे भी दी है, जबकि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने भी दे दी। लेकिन हमने, अगर आपको याद हो, आज से 3 दिन कबल वीला किया था कि क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो हमारे पास से खबर थी कि फ़ौज इस तरफ सोच रही है जो हमने दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह असद तूर अनसेंसर्ड ने पहले खबर देने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे क्या ये ट्रायल होना चाहिए या नहीं। लेकिन पहले इमरान खान साहब प्रोजेक्ट की बात करते हैं। देखिए, अभी गुज़िश्ता दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन का दौरा करके आए थे। मीनवाइल चीनी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आए SCO की मीटिंग के बाद, जो इंडिया में हुई, जो शंघाई कोऑपरेशन फोरम है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इधर एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तमाम सियासी फ़रीक़ैन को ये सोचना होगा और पाकिस्तान में उनको इस्तेहकाम लाना होगा, उसके बाद पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा और जो CPEC के जो फ्रूट्स हैं और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का जो फल है वो खा सकेगा। जब तक स्टेबिलिटी नहीं तो पाकिस्तान नहीं बेहतर आएगा। तो चीन में जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गए थे तो उनको वहाँ पर भी इजराइल ये कहते हैं कि यही कन्वे किया गया कि ये इमरान खान साहब आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। तो जब तक इमरान खान फैक्टर पर आप कोई क्लियर पोजीशन नहीं लेते, इस इंस्टेबिलिटी का खात्मा नहीं करते, तो हमसे ज़्यादा तवक्को मत कीजिए। हमारा CPEC प्रोजेक्ट इन्होंने ही आके बर्बाद किया था। इनके आने के बाद ही CPEC रुका था और हम शौक में थे कि जिस अंदाज में इमरान खान साहब, मुराद सईद और इन लोगों ने CPEC प्रोजेक्ट के मंसूबों के ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाकर हमारे जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था CPEC, उसको मुतनाज़ा किया, उसको डिसक्रेडिट किया। क्योंकि देखिए, जो आलमी दुनिया में होता है कि लाइक चीन अगर पाकिस्तान में $60 अरब की सरमायाकारी कर रहा था तो पूरी दुनिया के दीगर भी तरक्की पजीर ममालिक को, जो पाकिस्तान की तरह के ममालिक थे, उनको दिखा रहा था कि मैं ये इस तरह पैसा लगा के आपको डेवलप कर सकता हूँ। तो अगर पाकिस्तान एक अच्छे मॉडल के तौर पर उभरता तो फिर वो दीगर ममालिक भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते और चाइनीज़ के लिए दरवाजे खोलते। लेकिन जिस मुल्क में उन्होंने उसको प्रोजेक्ट करने के लिए दिखाना था, उस मुल्क में एक हुकूमत आई, इमरान खान साहब शुरू हो गए। और इसी वजह से जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, आपको याद होगा, चीन ने गैर मामूली तौर पे प्रेस रिलीज देके मुराद सईद साहब को शटअप कॉल दी थी कि चीनी मंसूबों पर करप्शन के इल्ज़ाम मत लगाएं। जब वो सखर मुल्तान मोटरवे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे थे, मुल्तान मोटरवे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो चीनी तो किसी सूरत में इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते। फिर अब
चीन हो गया। और क्योंकि इमरान खान साहब क्योंकि इतने ज़्यादा वो उनका स्ट्रेंथ ही अदम इस्तेहकाम है। आप देखिए जब वो हुकूमत में थे तब भी उन्होंने मईशत 5.8 जीडीपी ग्रोथ पर नून लीग की हुकूमत 2017 में छोड़ के गई थी। इमरान खान साहब माशाल्लाह -0.4 पे मईशत ले आए। ठीक है, तो जब वो हुकूमत में थे तब भी वो तबाही लाए, अपोजिशन में भी है तो वो तबाही लाए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ही तबाही है, उनकी स्ट्रेंथ ही अदम इस्तेहकाम है, प्रोपोगंडा है, एहतजाज है। वो उनकी शख्सियत की ये जिसे कहते हैं ना ये खासियत है ही नहीं। गवर्नेंस, स्टेबिलिटी, इकॉनमी, ये तीन चीज़ें इमरान खान साहब की शख्सियत से जुड़ी हुई नहीं है, ना ही उनकी टीम में किसी की ये स्ट्रेंथ है। फिर अब अभी देखिए रिसेंटली यूरोपीय यूनियन को उनके टास्क ग्रुप ने कहा कि भाई आप पाकिस्तान में इमरान खान साहब से बात करें। तमाम यूरोपियन एम्बेसडर और यूरोपीय यूनियन के जो यहाँ पे हुकाम है वो इमरान खान साहब से बात करके उनको समझाएं कि वो इस्तेहकाम नहीं आने दे रहे। अगर इस्तेहकाम नहीं आने देंगे तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है और पाकिस्तान की मईशत इतना अदम इस्तेहकाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन्होंने क्यों ये बात यूरोपीय यूनियन को जब रिकमेंड की तो उसमें हुकूमत का क्यों नहीं जिक्र किया? क्योंकि हुकूमत भी तो एक फ्रीक है इमरान खान साहब के साथ लड़ाई में, फौज भी एक फ्रीक है इमरान खान साहब के साथ लड़ाई में। उन्होंने क्यों नहीं यूरोपीय यूनियन को ये रिकमेंड किया कि आप फौज से भी बात करें, आप इमरान खान साहब से भी बात करें और आप जिसे कहते हैं हुकूमत से भी बात करें, पीडीएम से भी। उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली इमरान खान साहब को हाईलाइट करके कहा और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इमरान खान साहब ने एक ताकतवर यूरोपियन मुल्क से रब्ता करके जो उन्होंने झूठी साजिशी थ्योरियों के ज़रिए जो यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात ख़राब किए हैं पाकिस्तान के, उस पर भी माजरत करके उन ताल्लुकात की बहाली की भी पेशकश की है। तो यूरोपियंस का भी यही मानना है कि इमरान खान साहब हैं जो स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। चाइना का हमने आपको बता दिया है। अब आप आ रही है मिडल ईस्ट में। आपको तो सऊदी अरब में दो लोग बहुत, सऊदी अरब बल्कि मिडल ईस्ट में दो लोग बहुत ताकतवर हैं। एक तो हम बहुत सुनते हैं जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, एक जो अब यूएई के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो 2019 में, जून 2019 में उनकी एक रिपोर्ट है मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पे कि वो मोहम्मद बिन सलमान नहीं, मिडल ईस्ट में असल ताकतवर शख्सियत मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है जो यूएई के रूलर हैं। उस वक्त वो क्राउन प्रिंस थे, अब वो यूएई के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि वो कहते हैं कि अमेरिका के लिए मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि 2019 में वो लिखते हैं कि जब ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, तो उन्होंने कहा कि इन सालों में ओबामा ने अगर किसी एक हेड ऑफ स्टेट से सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की है तो वो यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान थे थ्रू आउट उनके प्रेसिडेंशियल कैरियर में। जब तक वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ओबामा जो सुपर पावर का प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा अगर किसी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत से राब्ते में होता था तो मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान थे। उनसे रेगुलर कॉल्स पे वो राब्ते में रहते थे। और वो कहते हैं इसलिए भी मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान बहुत ताकतवर हैं कि वो अकेले तने तना पूरी दुनिया में सबसे बड़े वेल्थ फंड 1300 अरब डॉलर के अकलौते मालिक हैं। फिर वो ये लिखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आई तो वो सऊदी अरब से इतनी खुश नहीं थी, सऊदी अरब को इतनी पसंद नहीं करती थी। यही हाल ट्रंप का भी शुरू में था, लेकिन इनसे ताल्लुकात अमेरिका के जिसने बहाल करवाए, मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका से जिसने दोस्ती करवाई, वो भी मोहम्मद ज़ायद बिन अल नहयान थे।
उन्होंने अमेरिकन को कहा, अमेरिकन व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको मोहम्मद बिन सलमान भी पसंद आएगा, जो सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है। इससे राब्ते कीजिए, इससे मीटिंग्स कीजिए और इसको मौका दीजिए। और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का राइज सही हुआ और आज मोहम्मद बिन सलमान भी एक ताकतवर क्राउन प्रिंस हैं। तो आप सोचिए, अब पिछले दिनों गुज़श्ता दिनों ट्वीट किया, जिसकी तस्दीक भी की यूएई की गवर्नमेंट ने, कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रब्ता किया है और उसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। हमारे सीनियर हैं बाकिर सजाद साहब, फॉरेन ऑफिस को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, ये डिप्लोमेसी की बीट को बहुत अच्छा समझते हैं, फिर फ़ौज के अमूर को बहुत समझते हैं। उन्होंने अपने ज़राए से ये खबर दी कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इमरान खान और फ़ौज में मसालेहत की पेशकश की, जिस पर आर्मी चीफ ने उनको कोई हौसला अफजा जवाब नहीं दिया, जनरल आसिम मुनीर ने। हम ज़रा इस खबर को, मैं बसद एहतराम, क्योंकि बाकिर सजाद साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनके पाए का तो ज़ाहिर बात है जर्नलिज्म नहीं करता, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चाहूँगा कि ये खबर शायद इतनी दुरुस्त नहीं है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरह से। हमने आपको मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का इंटरनेशनल क्लाउड तो बताया है कि पूरी दुनिया में उनका क्या है, ठीक है, वो कितने ताकतवर हैं, कितना उनका इन्फ्लुएंस है बैरूनी दुनिया पर। अब पाकिस्तान पर भी सुन लीजिए। हम इस वक्त जो IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसमें $2 अरब तो हमें UAE दे रहा है ताकि हमारा IMF प्रोग्राम रिज्यूम हो जाए। आपको पता है 4 लाख पाकिस्तानी UAE में नौकरी करते हैं और UAE से पाकिस्तान को माहाना 50 से 60 करोड़ डॉलर के बीच में वेरी करता है जो फॉरेन रेमिटेंस आते हैं, जो पाकिस्तानी बाहर से अपने मुल्क भिजवाते हैं। आप सोचिए 50 से 60 करोड़ डॉलर का मतलब है कि सालाना पाकिस्तान 7 से सवा 7 अरब डॉलर उधर से पाकिस्तानियों से फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान मंगवाता है। फिर पाकिस्तान का तिजारती हजम UAE से 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का है सालाना, ठीक है। आप सोचिए, इतने जिस मुल्क से पाकिस्तान के माशी मुफादात जुड़े हों, उनका मोस्ट पावरफुल जो मिडल ईस्ट का शख्सियत मानी जाती है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कॉल करके मसालियत करवाने की पेशकश कर रहे हो। आर्मी चीफ कहें कि नहीं जी, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये प्लॉजिबल नहीं है, दैट डजंट मेक सेंस। तो हम आपको बताते हैं कि वो क्या था। जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, उन्होंने सिर्फ यहां की सेंस ली होगी कि क्या फौज वाकई ही अब क्लैरिटी रखती है इमरान खान साहब के बारे में, या अभी भी कोई नरम गोशा पाया जाता है। क्योंकि UAE भी आप देखिए अब इंडिया में सबसे बड़ी सरमाया करने वाला मुल्क है और सिर्फ इंडियन मकबूजा कश्मीर में UAE 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, ठीक है, और हम UAE को नहीं रोक पाए। तो पाकिस्तान की तरफ वो इसलिए अब थोड़े शाकी हैं क्योंकि वो देखा है उन्होंने पिछले कुछ अर्से में इमरान खान साहब ने हुकूमत में आके क्या कंडक्ट रखा UAE के साथ, निकाले गए तो उसके बाद उन्होंने मुल्क को किस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। तो UAE भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने, IMF प्रोग्राम में भी इवन के पैसे डालने, उन सब में वो बड़ा, जैसे कहते हैं ना, मोहतात है, क्योंकि उसको पता है कि इमरान खान फैक्टर इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। और ये फौज को भी पता है कि ये हमारे बैरूनी दोस्तों को ये अंदाज़ा है। फिर आप आ जाइए एक और ताकतवर मुल्क, ठीक है, वो है सऊदी अरब। उसके क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान
और वो इस वक्त डिफेक्टो रूलर ही हैं। उनके वालिद जो शाह सलमान हैं वो अब उस तरह सेहत के मसाइल की वजह से अमली तौर पर फैसला साजी में भी नहीं होते, ना गवर्नेंस में होते हैं। मोहम्मद बिन सलमान इज़ द गाय हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। मोहम्मद बिन सलमान वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एक घड़ी बनवाई, उन्होंने स्पेशली 2 घड़ियाँ बनवाई, एक खुद पहनी और एक उन्होंने कहा कि तुम मेरे भाई होगे, तुम पहनोगे। खान साहब ने माशाल्लाह वो घड़ी बेच दी। ये जो बड़े ताकतवर मालिक होते हैं और ये बड़े लोग जो होते हैं उनकी फिर ईगो भी उतनी होती है कि खान साहब उस घड़ी के दुबई में रेट लगवाते रहे और जगहों पर रेट लगवाते रहे और वो इतलात उन तक पहुंचती नहीं कि खान साहब यूं घड़ी बेचते फिर रहे हैं। तो ये जो नीच हरकत खान साहब ने की, ये यूएई के मोहम्मद बिन सलमान को, क्राउन प्रिंस को नहीं पसंद आई। फिर सिर्फ यही नहीं, खान साहब ने यूएई के क्राउन प्रिंस को नाराज़ किया डिस्पाइट इसके कि उन्होंने खान साहब के आने के बाद फौज के कहने पर, जिनका मसूद बाजवा के कहने पर एक बड़ा पैकेज दिया था पाकिस्तान को, $3 अरब कैश डिपॉजिट और $3 अरब का डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल। इमरान खान साहब जाकर ईरान, मलेशिया और तुर्की के साथ एक एंटी सऊदी ब्लॉक बनाने लग गए। बहुत गुस्सा आया सऊदीज़ को, उस पर पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए और इवन के इमरान खान साहब को उस ब्लॉक से फिर विड्रॉ करना पड़ा। वो कॉन्फ्रेंस में नहीं गए मलेशिया और उल्टा उन्होंने बता दिया तुर्की के सदर एर्दोगान को कि भाई मुझे तो मोहम्मद बिन सलमान के दबाव पर नहीं मैं आ सका। और उन्होंने टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को रोक दिया था, मुझे उसने बताया। उस पर भी मोहम्मद बिन सलमान को बड़ी एम्बैरसमेंट हुई और उनको बड़ा गुस्सा आया। फिर फौज ने बीच में पड़ के बड़ी मुश्किल से सुलह सफाई करवाई और इमरान खान साहब का एक दौरा दुबई का सऊदी अरब का अरेंज किया। खान साहब रियाज गए, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, ताल्लुकात फिर थोड़े बेहतर हुए। मोहम्मद बिन सलमान ने फिर एक जेस्चर दिखाते हुए खान साहब को कहा कि आप वाशिंगटन जा रहे हैं तो आप वाशिंगटन हमारे जहाज़ पर जाएंगे सऊदी अरब के, और उनको अपना शाही ख़ानदान का जहाज़ दिया कि आप उस पर जाएंगे। ये एक तरफ उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर था, एक वार्मनेस का इजहार था, एक गर्मजोशी का इजहार था। खान साहब ने उस जहाज़ में सफ़र करते हुए दोबारा मोहम्मद बिन सलमान को बुरा भला कह दिया और उस जहाज़ में सफ़र करते हुए कहा कि मेरा तो दिल कर रहा था जिस अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान मुझसे बात करता है इसके मुंह पे थप्पड़ मार दूं। सऊदीज़ का जहाज़ था, वो पूरा जहाज़ बग्ड था। उन्होंने सुन लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने जब इमरान खान साहब अमेरिका लैंड किए तो उसी जहाज़ पे खान साहब ने वापस आना था पाकिस्तान, सऊदीज़ के जहाज़ पर। उन्होंने जहाज़ ही वापस मंगवा लिया। खान साहब एयरपोर्ट पर खड़े रह गए, जिसके बाद 3 घंटे लगे खान साहब के लिए नया जहाज़ अरेंज करके उनको पाकिस्तान की फ़्लाइट पर रवाना करते हुए। फिर इधर आए, फिर फौज बीच में पड़ी सुलह सफाई के लिए। इधर आए, काबीना के इजलास में मोहम्मद बिन सलमान को बहन की गाली दे दी इमरान खान साहब ने। वो गाली किसी वजीर ने बता दी, सऊदी जो सफ़ीर थे यहाँ पर, उन्होंने ताहिर अशरफी जो इमरान खान साहब के मुशीरे मजहबी मूड थे और सऊदीज़ के बहुत करीब हैं वो, उन्होंने ताहिर अशरफी को वो गाली लिख के भेजी और कहा इसका मतलब बताओ। ताहिर अशरफी के हाथ पैर फूल गए, उनको समझ आ गई कि इसको पता चल गया कि इमरान खान ने ये गाली दी है मोहम्मद बिन सलमान को। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए भी इमरान खान साहब एक नाकाबिले बर्दाश्त शख्सियत है। तो वहाँ से भी फौज को क्लियर है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो इमरान खान साहब जब जनरल आसिम मुनीर जब चीन से वापस आए, ये सेंस लेकर के इमरान खान साहब तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं चीनियों के लिए। तो उसके बाद इमरान खान साहब की अगर आप देखिए गिरफ्तारी भी अमल में आई। और वो जो कहा जाता है ना कि नहीं वो क्योंकि इमरान खान साहब ने जनरल फैसल नसीर को लाहौर में बुरा भला कहा था रैली में, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। नहीं, खान साहब के लिए नैब ने कमरा तो 1 हफ्ते पहले तैयार करवा लिया था। गिरफ्तारी से तो 2 दिन पहले फैसल नसीर ने को इमरान खान साहब ने बुरा कहा, मेजर जनरल फैसल नसीर को जो डीजीसी हैं एसआई के, जबकि कमरा 1 हफ्ते पहले तैयार हुआ था। तो इट मीन्स फैसला मेजर जनरल फैसल नसीर को निशाने पर लेने से पहले हो चुका था कि इमरान खान साहब को जेल में डालना है। और फिर जेल में जाने के बाद इमरान खान साहब ने जो जिलाओ घिराव किया, जो अदम इस्तेहकाम लाए, उसने भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को सोचने पर मजबूर किया कि ये क्या है। और वो जब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की कॉल है, आपको उस कॉन्टेक्स्ट में देखनी होगी, वो मसालियत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखनी होगी। तो इसलिए अब जो फौज की जुबान में मजीद सख्ती आई है और वो कह रहे हैं कि हम मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे सब लोगों का।
और वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि जिन्होंने हमला किया बल्कि जिन्होंने इस हमले पर उकसाया और जिन्होंने मंसूबा बनाया। तो वो बात फिर सिर्फ कारकुनों तक नहीं रहती, वो इमरान खान साहब तक पहुंचती, क्योंकि मंसूबा बनाने वाले इमरान खान साहब ही हैं। लेकिन हम आज एक बात असूली मौक़िफ़ के साथ कहना चाहते हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब हों या पीटीआई के कारकुन हों या कोई भी हो, उसका फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होना चाहिए। किसी को पसंद आए ना पसंद आए, ये एक असूली मौक़िफ़ है। क्योंकि अगर आज हम पीटीआई के कारकुनों का सिर्फ इस वजह से कि मैं भी पीटीआई का सख्त नाकिद हूँ, इमरान खान साहब का नाकिद हूँ, उनके कंडक्ट की बुनियाद पर, उनकी सियासत की बुनियाद पर, उनकी गवर्नेंस की बुनियाद पर, लेकिन क्या मैं आज अगर इमरान खान साहब का या पीटीआई के कारकुनों का फौजी अदालत में ट्रायल अगर जायज़ करार दे दूँ, उस पर उसको एक्सेप्ट कर लूँ, तो मुझे फिर कोई हक हासिल नहीं। मैं जो बलोच तलबा का या बलोच शहरियों का अगर किसी फौजी अदालत में ट्रायल होगा तो मैं उसको कंडेम करूं। मुझे कोई हक हासिल नहीं होगा अदरीस खटक साहब, जिनको फौजी अदालत में ट्रायल करके, एक गैर शफाफ ट्रायल करके, एक झूठी मुकदमे में उनको सज़ा सुनाई गई है, उनके हक में आवाज़ उठाने का मुझे कोई हक नहीं होगा पश्तूनों के फौजी हिरासती मराकज़ में ले जाने और उनके ट्रायल का। फिर मुझे मियाँ नवाज शरीफ को जो जनरल मुशर्रफ ने गिरफ्तार करके कू के बाद अक्टूबर 99 में अटक के किले में कैद रखा और फौज उनको हथकड़ियाँ जाकर जहाज़ में सफ़र करवाती थी और हथकड़ियाँ उनके सीट के साथ लगी होती थी, फिर मुझे वो भी जायज़ मानना होगा। फिर अगर फौज ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इक़्तिदार से निकाला था, मुझे वो भी दुरुस्त मानना होगा। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी थी तो मुझे वो भी जायज़ मानना होगा ज़िया-उल-हक़ की। तो अगर वो नाजायज़ है तो ये जो होने जा रहा है हमें इसको भी जायज़ नहीं मानना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, किसी दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी अयूब खान की आंखों का तारा थे। बाद में उन्हीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब आइन और जमहूरियत का अलम उठाया तो उनको फ़ौज ने फांसी दी। नवाज शरीफ को भी फ़ौज इक़्तिदार में लाई थी, फिर उन्हीं नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ भी लगाईं, जला वतन भी किया और आज उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई भी करवाया फ़ौज ने। यही इमरान खान साहब 2011 से फ़ौज के साथ मिलकर जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते करते यहाँ पर आए और आज वो फ़ौज के बदतरीन दुश्मन बने हुए हैं। तो बात यह है कि कोई भी सदा फ़ौज की जेब में नहीं इस मुल्क में रहता। ये जो लोग आज इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, हमारे नून लीग के दोस्त, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, हमारे दीगर दोस्त मुझे कल रात के बहुत गालियाँ दे रहे हैं, उनका हक है, जो मर्जी दे, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, उनको ये सोचना होगा कि कल आज अगर ये प्रेसिडेंट कायम हो गया, कल यकीन मानिए वो भी फौजी अदालतों में समरी ट्रायल से सजाएं पा रहे होंगे। ये मत होने दीजिए। ज़रा सोचिए एक लम्हे के लिए, अगर फ़ौज के फ़ौजी पेटी भाई होते हैं तो हमारे सिविलियन भी सिविलियन पेटी भाई हैं। फ़ौज का कोई शख्स जुर्म कर दे बावर्दी एहलकार, आपको पता है सिविलियन अदालत में उसका केस नहीं हो सकता, फ़ौज ही उसको देखती है उसके मामले को। तो हम अपने लोगों का क्यों फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होने दें? फ़ौज के इमलाक को नुकसान पहुंचा, जलाओ घिराव हुआ, काबिल मज़म्मत है। मैं तो हूँ अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े का यकीन रखने वाला, तो मैं तो इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ कि कोर कमांडर हाउस जला या GHQ में तोड़ फोड़ हुई या रेडियो पाकिस्तान की इमारत जली या पेशावर में बकरियाँ इन जानवरों ने, PTI के जानवरों ने ज़िंदा जला दी और दीगर जो लोगों की गाड़ियाँ चलाई, एम्बुलेंस से जलाई, सब कुछ किया। इंतहाई काबिल मज़म्मत है, सख्त तरीन इनको सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सिविलियन अदालतों से। और ये नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। रियासत को ज़रूर अपनी रिट कायम करनी चाहिए, लेकिन रिट कायम करने के लिए एक सियासी जमात, चाहे वो फाशिस्ट है, उसके खिलाफ फाशिज्म का जिसे कहते हैं खात्मा फाशिज्म से नहीं होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।